हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने डाइस चैप्टर कवर किया था बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7 कह सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। सबसे पहला टॉपिक है आपका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो अगर आप पॉलीमराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए पॉलीमराइजेशन क्या प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब मोनोमर्स जो होते हैं, आपके छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ के आपका पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं आपस में और पॉलीमर बनाते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है इथाइलिन। ठीक है, बहुत सारे इथाइलिन जुड़ के क्या बनाएंगे, आपके पॉलीइथाइलिन बनाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मोनोमर्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पॉलीमराइजेशन टेक्निक। तो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स काफ़ी सारी होती हैं, लाइक बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है आपका बल्क पॉलीमराइजेशन। इस टेक्निक में सिर्फ मोनोमर और इनिशिएटर यूज़ किए जाते हैं, सॉल्वेंट यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ मोनोमर और इनिशिएटर यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट यूज़ नहीं होता। अब सॉल्वेंट यूज़ नहीं हो रहा है तो ये कैसा पॉलीमराइजेशन है, ये आपका बल्क पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, और इसमें आपका एडवांटेज क्या है, तो पॉलीमर जो है आपको प्योर मिलेगा क्योंकि सॉल्वेंट यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए आपका प्योर रहता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल होती है और एमसीक्यू के लिए आप क्या याद रख सकते हो कि बल्क पॉलीमराइजेशन में सॉल्वेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। तो इस मेथड में मोनोमर को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके पॉलीमराइजेशन कराई जाती है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि जो मोनोमर होता है आपका उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो आप, मतलब इसमें सॉल्वेंट होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन कराते हो। ऊपर वाले में आपका सॉल्वेंट नहीं था और नीचे वाले में, सॉल्यूशन वाले में आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को वाटर में सस्पेंड करके पॉलीमराइजेशन कराई जाती है। सस्पेंशन वाला है तो सस्पेंड तो होगा ही। ठीक है, तो मोनोमर की छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उन्हें वाटर में सस्पेंड करके पॉलीमराइजेशन कराई जाती है। तो एमसीक्यू के पॉइंट के हिसाब से आप याद कर सकते हो, वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। वाटर कैसा है, डिस्पर्जन मीडियम है। उसके बाद आता है आपका इमल्शन पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर वाटर और इमल्सीफायर की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होता है। इमल्सीफायर भी होता है और वाटर भी होता है, तो उस प्रेजेंस में मोनोमर जो है पॉलीमराइज होता है। मतलब मोनोमर का पॉलीमराइजेशन से मतलब ये है कि बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो इसी के आप मेथड्स देख रहे हो, न्यू मेथड्स। ठीक है, तो अब है आपका मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो जब दो या दो से अधिक डिफरेंट मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं तो उसे कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था पॉलीमराइजेशन, अब है कोपॉलीमराइजेशन। तो जब दो या दो से अधिक डिफरेंट मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। जब सेम मोनोमर्स होते हैं तो पॉलीमराइजेशन, और जब डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं तो आपका कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद आपके इसके भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले रैंडम कोपॉलीमर। तो मोनोमर्स रैंडम ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, लाइक ए बी, ए बी बी, कुछ भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिंग में ए बी ए बी ए बी इस तरह से होंगे। ब्लॉक में आपका ब्लॉक बन रहा होगा, ए का एक ब्लॉक, फिर बी का एक ब्लॉक वाला। ठीक है, फिर ए का, इस तरह से आपके ब्लॉक होंगे। उसके बाद है ग्राफ्ट। मेन चेन पर साइड चेन अटैच होती है। ठीक है, तो मेन चेन है आपकी वो ए वाली है और साइड चेन्स में आपके बी अटैच हो रहे हैं। तो ग्राफ्ट कोपॉलीमर में ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ब्लॉक में एक टाइप का ब्लॉक और फिर दूसरे टाइप का ब्लॉक, इस तरह से चलता है। ऑल्टरनेटिंग में ऑल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और मोनोमर्स रैंडम में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आपके 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स एंड कोपॉलीमराइजेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसे आप बोलते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन में अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं। तो इस पॉलीमराइजेशन में सिर्फ अनसैचुरेटेड मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या होंगे, इनिशिएशन, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन। सबके स्टेप्स यही होते हैं, पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पीई, पीपी, पीवीसी। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एमसीक्यू पॉइंट के लिए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, तो इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। और इनिशिएशन क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब रिएक्शन कंटिन्यू करती है ग्रोथ तो प्रोपेगेशन होता है, और टर्मिनेशन मतलब चेन ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद है आपका फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो इस पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल एक्टिव स्पीशीज होते हैं।
तो इसमें इनिशिएशन में वही फ्री रेडिकल पहले बनेगा, फिर चेन ग्रोथ करेगी, फिर चेन ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। फिर इनिशिएटर्स कौन से हैं, तो बेंजोइल पेरोक्साइड एंड AIBN होते हैं। ठीक है, MCQ पॉइंट के लिए इसमें ये आता है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में एक्टिव स्पीशीज़ फ्री रेडिकल होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। आपसे रिएक्शन तो पूछेगा नहीं MCQs में, तो आपको जो मेन पॉइंट्स है रिएक्शन से रिलेटेड कि इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है नहीं बनता, ये कौन सी वाली है, फ्री रेडिकल बनेगा क्या, विनाइल वाली है, ठीक है, कैटायनिक एनायनिक बनेगा स्पीशीज़, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब है आपका आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। आयनिक वर्ड से ही समझ आ रहा है, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। और ये आपको फर्स्ट सेम में भी पढ़ाया था, कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन होता है और नेगेटिव चार्ज है तो कार्ब एनायन होता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में आपकी एक्टिव स्पीशीज़ कार्बोकैटायन होगी और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में आपकी एक्टिव स्पीशीज़ क्या होगी, कार्ब एनायन होगी। तो अगर आप बात करें कार्बोकैटायन की, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होता है इसमें, स्टाइरीन होता है, आइसोब्यूटाइलीन होता है। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए कार्बोकैटायन है और एनायनिक के लिए कार्ब एनायन है। तो एक बार ये पढ़ लेना, इसमें मोनोमर्स कौन से होते हैं, तो स्टाइरीन होता है या आइसोब्यूटाइलीन, और सब भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होता है मतलब इसमें, ठीक है, और एनायनिक में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन स्पेशल कैटलिस्ट की हेल्प से होती है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ये स्पेशल कैटलिस्ट की हेल्प से होती है। ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा होता है इसमें, तो ये याद करके जाना, कैटलिस्ट होता है आपका TiCl4 प्लस Al(C2H5) का होल थ्राइस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, TiCl4 प्लस Al(C2H5) का होल थ्राइस। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है, तो इथाइलिन और प्रोपाइलिन के लिए यूज़ होता है। इथाइलिन और प्रोपाइलिन के लिए यूज़ होता है। फीचर्स क्या हैं इसके, तो हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर बनता है। जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हो तो उसके बाद पॉलीमर बनेगा, तो कैसा पॉलीमर बनेगा, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, फीचर क्या है, तो हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर बनता है। नेक्स्ट है आपका आइसोटैक्टिक प्रोपाइलिन मिलता है। आइसोटैक्टिक प्रोपाइलिन मिलता है, कैसा मिलेगा, पॉलीप्रोपाइलिन, क्योंकि आपका पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन कराता है, स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन कराता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कैटलिस्ट और यूज्ड याद रखने हैं उसके। फिर MCQ पॉइंट के लिए लिखा यही है कि कैटलिस्ट से आइसोटैक्टिक प्रोपाइलिन मिलता है। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन मिलता है। सो अब है नेक्स्ट आपका विनाइल पॉलीमर। तो विनाइल पॉलीमर के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उन्हें याद कर लेना, लाइक इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, विनाइल क्लोराइड है, स्टाइरीन, तो उन सबके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन का बनेगा पॉलीइथाइलिन, प्रोपाइलिन का पॉलीप्रोपाइलिन, विनाइल क्लोराइड का पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC, स्टाइरीन का पॉलीस्टाइरीन, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ सकता है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। तो विनाइल पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। अब है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हो। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक आपका एडिशन में चेन ग्रोथ होता है, कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ होता है, और ज़िगलर-नाटा में आपका क्या होता है, कैटलिस्ट याद करना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बताती चल रही हूँ, उन्हें याद करके चलना। ठीक है, तो इस पॉलीमराइजेशन में 2 फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। तो इसमें MCQ पॉइंट क्या आएगा, एडिशन में आपका बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉलीमराइजेशन में 2 फंक्शनल ग्रुप्स आपस में रिएक्ट कराते हो। ठीक है, और इससे छोटा मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, HCl, ठीक है, अमोनिया हो सकता है, NH3। सो ये आपके हो जाएंगे बाय प्रोडक्ट्स। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, तो मोनोमर्स आते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल जो बनते हैं, लाइक जिन्हें आप बोलते हो बाय प्रोडक्ट, वो एलिमिनेट हो जाते हैं और पॉलीमर चेन स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती रहती है। देखो, 2 मोनोमर्स जुड़े, उनमें से बाय प्रोडक्ट निकल गया H2O, ठीक है, फिर 2 जुड़े, फिर बाय प्रोडक्ट निकल गया। इस तरह से लंबी चेन बनती चली जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं कि स्टेप में ग्रोथ होती रहती है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन क्यों है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स। सो पॉलीस्टर्स क्या होता है, इसका फॉर्मुलेशन होता है डाई एसिड प्लस डायोल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक डाई एसिड लिया, मतलब कि 2 एसिड्स वाला लिया, तो COOH 2 बार है और बीच में आपका कोई भी मिथाइल ग्रुप या फिर कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप है। ठीक है, तो पॉलीस्टर कैसे बनेगा, आपका डाई एसिड प्लस डायोल से बनता है। ठीक है, तो आपने डाई एसिड ले लिया कोई भी, COOH 2 होने चाहिए। ठीक है, एसिड 2 होने चाहिए, ओल में आपके OH 2 होने चाहिए। ठीक है, बीच में आपने कोई R और R' ले लिया। ठीक है, लाइक एक में आपने मिथाइल ले लिया, एक में आपने डाईमिथाइल ले लिया। ठीक है, या फिर एक में आपने इथाइल ले लिया, एक में मिथाइल ले लिया, एक में इथाइल ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हो आप, R ग्रुप। एंड इससे बनेगा क्या, तो इससे आपका बनेगा पॉलीस्टर और साथ में निकलेगा वाटर।
तो MCQ पॉइंट के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीईस्टर कंटेन ईस्टर लिंकेज। पॉलीईस्टर में क्या होती है, ईस्टर लिंकेज होती है। इसमें वर्ड में ही आ रहा है ईस्टर, तो इसलिए इसमें कौन सी लिंकेज होती है, ईस्टर लिंकेज। जो कौन सी लिंकेज होती है, C डबल बॉन्ड O वाली लिंकेज होती है, ठीक है। तो पॉलीईस्टर बना के दिखा रखा है। ईस्टर लिंकेज कैसे होती है कि OR-OC-O, ठीक है। तो ये बन गया OCO जो लिखा है, C डबल बॉन्ड O बन गया, एंड फिर दोबारा से RCO, फिर इस तरह से N लिखा है, तो मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका PET, टेरिलीन, ठीक है। PET को आप टेरिलीन भी कहते हो, इसका एग्जाम्पल है PET, इसको आप टेरिलीन भी कहते हो। और पॉलीअमाइड का एग्जाम्पल है नाइलॉन 66, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, तो इसमें आपको 2 अमीन लेने होते हैं, तो डायमीन बन जाता है NH2 2 बार लिखा है और बीच में आपका R ग्रुप है, ठीक है। और 2 आपको लेने होते हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, डाई एसिड, ठीक है। उसके बाद इससे क्या बन जाता है, आपका अमाइड बनता है। अमाइड में क्या होता है आपका, अमाइड में आपका NH होता है, तो इसमें आपकी लिंकेज कौन सी होती है, अमाइड लिंकेज होती है, CONH लिंकेज, ठीक है। तो नीचे बना के दिखाई हुई है अमाइड लिंकेज भी। पॉलीईस्टर्स में आपकी ईस्टर लिंकेज होगी और पॉलीअमाइड्स में आपकी अमाइड लिंकेज होगी। अमाइड होती है आपकी CONH और ईस्टर होती है आपकी C डबल बॉन्ड O। नीचे पूरा क्विक रिकैप दे रखा है MCQs के लिए, 1 लाइनर्स किस तरह से याद करने हैं, बाकी पूरा इंट्रो मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन से बनता है। एसिडिक या बेसिक कैटलिस्ट यूज़ होता है, या तो एसिडिक कैटलिस्ट यूज़ कर लो या फिर बेसिक कैटलिस्ट यूज़ कर लो, ठीक है। मोनोमर्स क्या हैं आपके, मोनोमर से तो पॉलीमर्स बनता है, तो मोनोमर है आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल का मतलब क्या है, बेंजीन ग्रुप पे OH, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है, CH2O, जिसे आप क्या बोलते हो, HCHO बोलते हो, ठीक है। तो इसके आपको N नंबर्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और साथ में आपका निकलता है NH2O, वाटर निकलता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये हार्ड होता है, रिजिड होता है मतलब ठोस होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है मतलब कि हीट को बर्दाश्त कर लेता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ठीक है। फिर इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, एडिसिव्स में, मोल्डिंग पाउडर्स में यूज़ होता है। MCQ पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला थर्मोसेटिंग रेसिन है, सेकंड एसिडिक के लिए आपका नोवोलैक एंड बेसिक के लिए आपका रिजॉल्व, एंड थर्ड क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, थर्मोसेटिंग रेसिन है, और उसके बाद अगर आप एसिडिक कैटलिस्ट लोगे तो नोवोलैक और बेसिक लोगे तो रिजॉल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, ठीक है। इसे आप बोलते हो UF रेसिन, ठीक है। तो इसमें यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड आपके मोनोमर होते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन से आपका बनता है प्रोडक्ट जो बनाना होता है। एसिड कैटलिस्ट इसमें यूज़ होता है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज़ इसमें भी वही सेम है, हार्ड है, रिजिड है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और वाटर रेजिस्टेंस है। उसमें क्या था आपका, हीट रेजिस्टेंट था, इसमें आपका वाटर रेजिस्टेंट है। यूजेस मोल्डेड आर्टिकल्स में, एडेसिव्स में और प्लाईवुड्स में ये यूज़ होता है। तो आपका यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनेगा क्या, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, और इसमें एसिड कैटलिस्ट यूज़ होता है। और किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, रिएक्शन आपको दिखा रखी है। इसमें भी बाय प्रोडक्ट क्या है आपका, वाटर है। उसके बाद आते हैं आपके MCQ पॉइंट्स। तो इसमें भी थर्मोसेटिंग रेसिन है, CH2NH ये लिंकेज होती है, लिंकेज याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड वाटर रेसिस्टेंट होता है, मतलब वाटर को बर्दाश्त कर लेता है। तो एपॉक्सी रेजिन कैसे बनता है आपका, तो ये एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनॉल A की कंडेंसेशन से बनता है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। तो इसमें मोनोमर्स मैंने आपको बताई थी कौन कौन से हैं, एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनॉल A। प्रॉपर्टीज़ स्ट्रॉन्ग है, एडिसिव है, केमिकल रेसिस्टेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। यूजेस पढ़ लेना। उसके बाद इसके MCQ पॉइंट्स पढ़ लेना। एपॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। एपॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है आपका, तो CH और फिर CH2, इन दोनों को लिंक करता है आपका O बॉन्ड, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और बिस्फिनॉल A कॉमन मोनोमर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स MCQ के लिए जो आते हैं। बाकी मोनोमर्स अच्छे से याद कर लेना, एंड थोड़ी बहुत रिएक्शन देखना चाहो देख सकते हो। उसके बाद कैटलिस्ट भी सब में यूज़ होता है। कैटलिस्ट यूज़ क्यों होता है, सो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। अब है आपका लास्ट टॉपिक पॉलीयूरेथेन्स, जिसे आप बोलते हो PU शॉर्ट में। तो इसमें आपके मोनोमर्स कौन से होते हैं, डाई आइसोसाइनेट एंड डायोल, ठीक है। तो डायोल क्या होता है, जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं और बीच में आपका क्या है, R- है। और एक होता है आपका डाई आइसोसाइनेट, जिसमें आपके आइसोसाइनेट 2 होते हैं, ठीक है, OCN NCO, ठीक है, और बीच में आपका R है। इन दोनों की रिएक्शन से बनता है आपका यूरेथेन लिंकेज करके पॉलीयूरेथेन, ठीक है। तो यूरेथेन लिंकेज होती है। MCQ पॉइंट्स होगा इसमें,
तो MCQ पॉइंट्स में यही आएगा, यूरेथेन लिंकेज प्रेजेंट होती है NHCO, ठीक है। उसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है इसमें, और PU फ्लैक्सिबल और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, और यूज़ किस में होता है, फोम्स में, कोटिंग्स में, फाइबर्स में, इन सब में ये यूज़ होता है, एंड ये वेदर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये आपकी यूनिट 7 थी, पॉलीमराइजेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।